नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। हमने पहले एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि संध्यावासी या हड़प्पाई लोगों की भाषा क्या रही होगी, किस भाषा में वो लोग बात करते रहे होंगे। हमने बड़े संतुलित रूप में और जो कुछ भी पढ़ा था उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला था। ऐसा नहीं कि वही सत्य होगा चाहे सही होगा, एक संभावना थी। उसी संदर्भ में हम एक वीडियो और आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, संध्यावासियों के ही संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के ही संदर्भ में। वो ये कि यह सभ्यता कहा जाता है कि ईसापुर 1750 या ईसापुर 1700 चाहे 1500 कह सकते हैं, ये लुप्त हो गई। इतनी बड़ी सभ्यता ज्ञात संसार में उस समय इतनी विकसित सभ्यता और कोई नहीं थी। ये क्यों लुप्त हो गई, बड़ा इस पर अभी विचार विमर्श होता है, शोध हो रहे हैं। अभी एक मत नहीं है, लेकिन लुप्त तो हो गई। और जो इतिहासकार इसमें एक सहमति बनती है कि संभवतः बाढ़ मुख्य कारण रहा होगा। तो कैसे लुप्त हो गई वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हम एक और संभावना रखने जा रहे हैं। जो कुछ भी पढ़ा गया है उसके आधार पर हम अपनी धारणा रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। खुला मंच है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जो विचार रखने जा रहे हैं यही सही है और यही गलत है या पूरी तरह से गलत है। एक संभावना है और ऐसी संभावनाओं को सुना जाता है, फिर अपने मन में विचार लाए जाते हैं। तो आप सुनिए इसको और आपको अच्छा लगेगा। इसका शीर्षक होगा कि लुप्त हो रही हड़प्पा सभ्यता या संध्या सभ्यता के दौरान हड़प्पाई कहाँ गए होंगे। अच्छी खासी सभ्यता थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत थी और इसका विस्तार देखा जा सकता है। विस्तृत थी तो करोड़ों की आबादी रही होगी, कई लाख करोड़, कम से कम करोड़ की आबादी तो रही ही होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ लुप्त हो रही है और सारे लोग जलमग्न हो गए, डूब गए पानी में। धीरे धीरे वो ऊंचाई की तरफ गए होंगे, क्योंकि बाढ़ का प्रकोप बढ़ा होगा तो धीरे धीरे ये ऊंचाई की तरफ गए होंगे। अगर हम बाहर का आक्रमण ही माने तो आक्रमण में सारे लोग मारे तो गए नहीं होंगे। ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है कि बड़े स्तर का कोई संहार हुआ हो और उनके कंकाल मिले हों। माना कि अगर आक्रमण ही हुआ, डर से भागे, तभी कहीं न कहीं गए होंगे। तो उसी संभावना को तलाशने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा-थोड़ा तर्क देंगे कि उस समय संसार में और कौन सी सभ्यताएँ थीं। तो आप उस समय अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जानते हैं, तो उस समय यानी ईसापुर 3000-2500 के आसपास उस समय मेसोपोटामियाई सभ्यता पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी। फिर मिस्री सभ्यता मिस्र में, फिर आगे यूनान की भी सभ्यता विकसित होने लगी थी, फिर चीन की भी सभ्यता। यानी सैंधव सभ्यता के साथ-साथ उस समय लगभग 4 अन्य सभ्यताएँ भी थी जो आस-ही-पास थीं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सैंधव सभ्यता का ही उस समय विकास था, बाकी और 4 सभ्यताएँ थी आस-पास ही, जो सिंधु सभ्यता के आस-पास। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी सभ्यताओं में हो न हो सबसे प्राचीन सैंधव सभ्यता ही रही हो। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिले हैं, वैसे तो सैंधव सभ्यता से बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन मेहरगढ़ से बस्ती के कुछ ज़्यादा पुराने प्रमाण मिले हैं, या ऐसे कहेंगे कि वहाँ कृषि के भी प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी प्राचीन सभ्यता या प्राचीन मतलब ऐसे इस तरह से स्थायी रूप से निवास या कृषिगत विकास वो मेहरगढ़ में कुछ अधिक मिलता है। अन्य हड़प्पाई क्षेत्रों में भी है, लेकिन मेहरगढ़ में कुछ इसका अधिक विकास मिलता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ईसापुर 6000 में यहाँ इस तरह से बस्तियाँ बनना शुरू हो गई होंगी, या ऐसे कहेंगे कि सैंधववासी ईसापुर 6000 के आसपास अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिए होंगे, खेती भी करते रहे होंगे। जो अन्य सभ्यताएँ मिली हैं उनके प्रमाण उनमें अगर जाते हैं तो गहराई से उनका अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता है कि ईसापुर 3000 के आसपास ये सभ्यताएँ लगभग मतलब प्रकाश में आ चुकी थी और इनके प्रमाण मिलना शुरू हो गए थे। तो ईसापुर 3000 या ईसापुर 3500 भी कह सकते हैं, 4000 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ईसापुर 6000, 7000, 10000। यानी लगता है कि सैंधव सभ्यता इन सब में सबसे पुरानी थी। अब उनकी तुलना की जाए सैंधव सभ्यता से, ईसापुर 3000 के आसपास लिया जाए तो ईसापुर 3000 के आसपास सैंधव सभ्यता या जो इस समय जो उसके क्षेत्र मिले हैं, यहाँ बस्तियाँ तो काफ़ी संख्या में यहाँ बस्तियाँ, चाहे नगरीय बस्ती कह लें चाहे गाँव की बस्तियाँ, बस तो चुकी ही होंगी और यहाँ लोग निश्चित रूप से रहना प्रारंभ कर दिए होंगे। एक अच्छी खासी सभ्यता विकसित हो गई होगी। ईसापुर 3000 के आसपास मिस्र में भी सभ्यता है, संस्कृत है। ईसापुर 3000 के आसपास सुमेरियन या मेसोपोटामियाई सभ्यता भी है। और ईसापुर 2000 के आसपास यूनानी सभ्यता का भी विकास हो चुका था, चीनी सभ्यता का भी विकास हो चुका था ईसापुर 2000। तो सैंधव सभ्यता के आसपास से 4 सभ्यताएँ हैं। अब उनके नाम भी आते हैं।
राजवंशों के नाम आते हैं, कुछ राजाओं के भी नाम आते हैं। अब नाम आते हैं तो उनके नाम वहाँ मिलते हैं, हमारे नाम इसलिए नहीं मिलते हैं कि हमने अपनी लिपि पढ़ी नहीं है। अब मेसोपोटामिया या हम मतलब जो है हम कहें ईरान इराक जो वर्तमान में है, इस जगह पे मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता थी। यहाँ उर साम्राज्य की बात आती है और उर से मेलुहा यानी उनमें मेलुहा मिलता है हमारे यहाँ शब्द, यानी कोई न कोई स्थान रहा होगा, लेकिन यहाँ का बहुत विवरण नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ का क्या विवरण है वो तो हमारी लिपि मालूम होगी, पढ़ लिया जाएगा तब। लेकिन इसी तरह से ईसा पूर्व 2000 के आसपास माइसिनियन सभ्यता यूनान में विकसित हो गई। मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास मिनिस नाम का शासक वहाँ शासन करता था। ठीक है, इसी तरह से सीरिया क्षेत्र में एक राजवंश की स्थापना हो गई थी। फिर हम ईसा पूर्व 2000 के आसपास कहें तो यूनान में भी सभ्यता की स्थापना, ठीक है, माइसिनियन, ठीक है। और ईसा पूर्व 1800 के आसपास तो एक यूनानी शासक हम्बुराबी का भी नाम आता है, उसने नियम संहिता की भी घोषणा कर दी थी। और इसी तरह से ईसा पूर्व 2200 के आसपास चीन में हंसिया साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं, उनके नाम मिलते हैं, उनके पूरे विवरण प्राप्त होते हैं, भारत से नहीं मिलते हैं। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं जब यहाँ से वहाँ का व्यापार था। अब देखिए जो सैंधव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो उर और मेलुहा के बीच में तो होता ही था, बीच में दिलमुर और माकन भी था। बहरीन के आसपास ये जगह मिले हैं, दिलमुर और माकन। इसी तरह से कैस्पियन सागर के आसपास भी सैंधव सभ्यता की कुछ मतलब जो है ऐसे कहेंगे कि कुछ वस्तुएं मिली हैं। फिर आक्सस नदी के आसपास भी कुछ वस्तुएं मिली हैं। यानी हम ऐसे देखें तो एक स्केच यहाँ दिखाया जा रहा है। स्केच पे आप देख सकते हैं कि सैंधव सभ्यता में के दौरान सैंधववासी कैस्पियन सागर तक जाते रहे होंगे। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मेसोपोटामिया यहाँ तक तो जाते ही रहे होंगे, आसपास पूरे दक्षिण भारत में जाते रहे होंगे। तो हम ऐसे न माने कि ये लोग जाते रहे होंगे, ऐसा हमें कहेंगे कि हो सकता है यही मुख्य केंद्र रहा हो, बाहर से लोग आते रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से सामान लेके जाते रहे होंगे, ये ज़्यादा विकसित सभ्यता रही हो। अब मूल बात पे आते हैं कि ये सभ्यता धीरे धीरे पतनोन्मुख हुई और धीरे धीरे लुप्त हो गई। और मुख्य कारण बाढ़ बताया जाता है। तो बाढ़ एक दिन में तो आई नहीं होगी, वो कई साल लगे होंगे, 50 साल लगे होंगे, 100 साल, 200 साल लगे होंगे। ईसा पूर्व 1750 इसके लुप्त होने की एक तिथि आती है, मतलब मोटे मोटे तौर पे वो और भी आगे हो सकता है। लेकिन ईसा पूर्व 1500 से वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है, तो बीच में 200-250 साल का तो अंतराल आता ही आता है। इस अंतराल को आज तक भरा नहीं जा सका है। तो हमने जो पढ़ा और हमने जो अनुमान लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सैंधववासी की बात करें कि कहाँ गए होंगे, तो अब सैंधव सभ्यता में जो इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषताएं मिली हैं, उनमें जो धार्मिक अनुष्ठान थे, धार्मिक उनके जो रीति रिवाज थे या धर्म के प्रति उनकी जो आस्था थी, जो कुछ भी उस समय प्रचलन में था धार्मिक दृष्टि से, पूजा पद्धति, जैसे अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से तो अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए हल कालीबंगा। और हम ऐसे कहेंगे कि सूर्य की पूजा, पशुपत शिव की पूजा, एक श्रृंगी पशु, फिर कुबड़ वाला बैल, जल की पूजा, स्वस्तिक चिन्ह, मतलब वर्तमान में जो भारत सनातनी परंपरा में जो पूजा पद्धति में कुछ चिन्ह मिलते हैं वो थे उस समय, इनको भी प्रमाण में लिया जाए। फिर ऐसे कि मेसोपोटामिया में मतलब ऐसे ताबूत में रख के सबों को दफनाने की प्रथा थी, यहाँ भी मिला है एक जगह, ठीक है। यहाँ मतलब अंतिम संस्कार के तीनों प्रमाण मिलते हैं, मतलब जलाने की भी प्रथा थी, फिर उनको मतलब ऐसे दफनाने की भी प्रथा थी और प्रवाह की भी प्रथा थी, तीनों की प्रथाएं थी। मेसोपोटामिया में भी वो प्रथा मिली है, ताबूत में रख के, यहाँ भी मिली है। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि कुछ समानताएं यहाँ वहाँ में वो प्रदर्शित करते हैं। जो मुहरों पे जो चित्र मिले हैं वो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया की कहानियों पर कुछ आधारित मिलते हैं। बहुत से ऐसे प्रमाण मतलब चारों तरफ से मिलते हैं यहाँ। तो अब किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, हम जो अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से लोग ज़्यादा बाहर गए होंगे, मुझे लगता है। और यह प्रक्रिया प्रारंभ से ही, यानी ईसा पूर्व 3000 नहीं और पहले से ही सैंधववासी बाहर जाते रहे होंगे। लेकिन आगे जब बाढ़ का प्रकोप आया होगा, धीरे धीरे बाढ़ की विभीषिका बढ़ी होगी, ये ऊपर की तरफ जाने लगे होंगे। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि ये हमें जहाँ तक लगता है कि ये लोग अफगानिस्तान, ईरान, इराक और आगे तुर्की के रास्ते यूरोप तक भी गए होंगे। फिर इधर हम मध्य एशिया में, हम कहेंगे मध्य एशिया में रूस तक पहुँचे होंगे, यह भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश ये लोग ऊंचाई में भारत की तरफ ही आए। मुझे लगता है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश वैदिक सभ्यता में आता है, ये हड़प्पाई लोग
इसी सरस्वती नदी, इसी सप्त सिंधु प्रदेश की तरफ अधिक आए होंगे। तो हमने अपनी बात बड़े संक्षेप में आपके समक्ष रख दी। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।